नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान सीएम धामी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है प्रदेश। केदारनाथ धाम का रूप छोड़ी अब देवभूमि से नहीं जाएगी बाहर, विकेटीसी ने बैठक में बनी सहमति। उत्तराखंड गठन से अब तक वन्य जीव हमलों में 1296 लोगों की मौत, परिवारों को नौकरी देने का प्रावधान नहीं। उत्तराखंड में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता की में कोई कमी नहीं, मुख्य सचिव बोले कालाबाजारी व अफवाहों पर होगी बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड परिवहन विभाग में 67,000 वाहन बिना फिटनेस और इस पर करोड़ों का टैक्स बकाया, कैब का बड़ा खुलासा। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी, अब 18 से अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति ने चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव के बाद चारधाम यात्रा से पहले ही प्रदेश की सियासत में बयानबाजियां तेज हो गई हैं। कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश के क्षेत्रीय दल यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री देवचंद उत्तराखंडी ने कहा कि चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की बात से तीर्थाटन और पर्यटन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित जैसी बातें किसी भी धर्म की कट्टरता और असहिष्णुता पर सवाल खड़े कर सकती है। देवचंद उत्तराखंडी ने राज्य सरकार और मंदिर समिति से अपील की है कि वो इस विषय पर ठोस स्थिति और स्पष्ट पहल अपनाएं, ताकि विवाद न बढ़े और चारधाम यात्रा सुचारू रूप से आयोजित हो सके। देखिए, इसमें एक सवाल तो आता है, अगर ये किसी भी धर्म की कट्टरता के ऊपर सवाल होता है, लेकिन जहाँ तक हमारे उत्तराखंड की बात है, हम लोगों ने पहले से ही एक चीज़ का माना है कि उत्तराखंड के 4 सिपाही सिख, हिंदू, सिख और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात हम लोग करते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक 4 धामों में है, तो एक हमारा जो मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी और धर्मों की आस्था हमेशा रही है, चाहे उसमें जैन हो चाहे सिख हो, और वो लोग भी हिंदू धर्म से अच्छे से मानते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर घरेलू गैस के बुकिंग और सप्लाई में हो रही लगातार परेशानी को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दीपक लाखवान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने चंद्रशेखर चौक पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर गैस सिलेंडर रखकर सरकार की गैस एजेंसियों के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई उपभोक्ताओं की बुकिंग होने के बावजूद समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराए जा सके। ऐसा है, मोदी जी ने कभी कहा था कि थाली से बड़ी बड़ी समस्या, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उसका समाधान हो जाता है। देश के लोगों ने बजाई, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। अच्छा, एक चीज और है, मोदी जी ने जो है बकायदा ये कहा था कि गैस जो बनेगी एक ढक्कन की जरूरत है, नाली के ऊपर एक ढक्कन रखो और उसके ऊपर जो है एक पाइप लगा दो। हमारे पास वो ढक्कन भी है, वो पाइप भी है, सिर्फ जरूरत है सिलेंडर को भरने की। ये खाली है, इसमें जो लो प्रेशर है उसमें गैस भरी, ताकि आज हम जो सिलेंडर के दाम
60 रुपए जो बढ़े। पत्रकार महोदय ने शाम को 4 बजे जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर से पूछा कि क्या देश में इसकी किल्लत है। उन्होंने कहा अगले 55 दिन के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। बुकिंग नहीं हो रही भाई साहब, हम गैस बुकिंग कराने के लिए जैसे बुकिंग कराई तो उन्होंने मना कर दिया, वो लाइन ही नहीं चल रही, गैस की लोगों की बुकिंग बंद हो गई। तो मैंने कहा भाई इस खाली सिलेंडर को बेचने चले। अब जैसे मैं बेचने जा रहा था तो मुझे जो दुकानदार ने कहा कि भाई तुम बेच मत इस सिलेंडर को, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस तैयार हो जाएगी। तो हम तो वो फिर एकदम से दिमाग में आया कि यार हमारे प्रधानमंत्री तो योग्य प्रधानमंत्री जी हैं, वो अगर गैस नाली से तैयार कर सकते हैं तो फिर क्यों बेचे इस लोहे को। खबर लालकुआ से है, जहां पर नैनीताल आंचल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और प्रबंध कमेटी के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस अवसर पर बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादक और महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य दीपा धर्मपाल थी। कार्यक्रम में स्वच्छ दूध उत्पादन और दुग्ध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए गए, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके। तो महिला दिवस की आपको ढेर ढेर बधाइयाँ और ढेर ढेर शुभकामनाएं आप लोगों को। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। नैनीताल दुग्ध समिति के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ये प्रोग्राम था और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी प्रोग्राम रखा था मुकेश बोरा जी ने, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ जितनी हम लोगों ने स्ट्रेंथ लगाई थी उससे दुगनी स्ट्रेंथ यहाँ आई थी और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस प्रोग्राम में आके। जैसे कि महिलाओं की नारी शक्ति के बारे में, मातृशक्ति, हमारी जितनी भी लेडीज यहाँ आई थी हमें उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और आगे भी दूध के उत्पादन में निरंतर दूध की बढ़ोतरी हो रही है। इसको देख मुझे और भी अच्छा लगा कि नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। नैनीताल दुग्ध संघ की प्रबंधक कमेटी को आज 2 साल पूरे हुए हैं और उस उपलक्ष्य में हमने जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उसको हमने 11 मार्च को मनाने का निर्णय लिया था। आज जनपद की लगभग 600 समितियों से लगभग 1000 जो महिला उत्पादक हमारे पास 1000 की संख्या में यहाँ पर आई हैं विभिन्न समितियों से, वो इस आशा के साथ आई है कि नैनीताल दुग्ध संघ अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए क्या काम करता है। और आज मातृशक्ति को हमने तोहफे के रूप में अपने 34,000 दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए लीटर दुग्ध मूल्य उत्पादकों का बढ़ाया है 15 अप्रैल से। उसके लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए थे। रुड़की नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है। कर्मचारियों और नगर निगम प्रशासन के बीच बुधवार को हुई लंबी वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। वार्ता में महापौर अनीता अग्रवाल, मुख्य नगर आयुक्त राकेश तिवारी, सफाई आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह, मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल और कई पार्षद मौजूद रहे। बस ठीक है गुप्ता जी, छीन लो किसी की भी। अब ये मांगो देखिए, ऐसा ना सफाई करना अपना कर्तव्य है। सफाई अभी जो है मेयर मैडम सारे अधिकारी हम जो है सफाई में लगे और पूरी निगम को साफ कर दिया गया है और इसी तरीके से अगर नहीं होगा तो हम सबको लगना पड़ेगा। दूसरी बात कि आपने यहाँ सफाई करने में कोई बुराई नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो सड़कों पे झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, तो इसलिए अगर अपने शहर को स्वच्छ रखना अपना भी कर्तव्य है।
तो क्या मानते हैं? देखिए सफाई कर्मचारी का पूरा योगदान होता है। हम उनका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो मांगे निगम कर सकता है वही मांगे निगम स्वीकार कर सकता है। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत को राहत। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज। विदेश मंत्री जयशंकर के फोन कॉल में बनी है बात। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत को राहत। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय टैंकरों को आने की इजाजत दी। विदेश मंत्री जयशंकर के फोन कॉल में बनी बात। जयशंकर आराक्षी के फोन कॉल में ये तय हुआ है कि भारतीय जहाज आ जा सकेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत को राहत। विदेश मंत्री जयशंकर के फोन कॉल में बनी बात। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय टैंकरों को आने की इजाजत दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? भारत के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की बात है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से भारतीय जहाज जो है वो आ जा सकेंगे। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में लगातार भारत के रुख को लेकर ईरान एक तरह से रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर देख रहा था। फिलहाल जब ईरान के तरफ से फैसला लिया गया कि जो हार्मुज जल मंडप मध्य का जो एरिया है जहां से जहाज गुजरते हैं और खासकर ऐसे हैं कि जो ऊर्जा से जुड़े हुए जहाज, चाहे उसमें तेल के पूर्ति हो, गैस के पूर्ति जैसे जहाजों को गुजरता था, उसके लिए किया गया जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें भारत को भी शामिल किया गया था। फिलहाल अब ये जो फैसला लिया गया है कि भारत का अब नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया है और भारत के जहाजों की आवाजाही के लिए रास्ता खोल दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर सरकार की इसे पहल के तौर पर, जीत के तौर पर और भारत को एक राहत के तौर पर देख सकते हैं कि लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। लगातार चाहे गैस हो चाहे तेल हो, सभी का संकट भारत में बढ़ते हुए भविष्य के तौर पर देखा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि ईरान के द्वारा जलमार्ग को बंद किए जाने से इसके संकट बढ़ने की उम्मीद और ज्यादा की जा रही थी और लगातार इसको लेकर सरकार से लेकर आमजन, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष में भी चिंता की बात चल रही थी। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो हॉर्मुज जलमंडल मध्य का जो मार्ग है अब ईरान के तरफ से खोले जाने के लिए भारत के तरफ से कूटनीतिक जीत माना जा सकता है और भारत के लिए राहत की बड़ी खबर कही जा सकती। और आने वाले दिनों में जो अमेरिका इजराइल का संयुक्त युद्ध जो ईरान के साथ चल रहा है उसके अगर और आगे बढ़ते हैं और जिसकी स्थिति का असर भारत को भी खासा पड़ रहा है और भारत में तेल और गैस के जो संकट बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, अगर ये लंबा खिंचता है तो इसका असर और भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब
जलमार्ग खुलने से आप कह सकते हैं कि भारत के संकट में राहत होगी, भारत सरकार के लिए राहत होगी। और जो सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्ष दबाव बनाकर घेराबंदी कर रहा था और संसद में भी इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा था, विपक्ष के नेता चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो लगातार दबाव बना रहे थे सरकार इस पर चर्चा करे, बात करे और इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उठाए और रसिया के साथ खड़े होने की भी बात कर रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब रास्ता खोलने से भारत के अब राहत की खबर के साथ साथ सत्ता पक्ष विपक्ष जो लगातार संसद में हंगामे की भेंट चढ़ रहा था, इसमें आगे क्या होता है ये भी देखना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं भारत के लिए ये राहत की बात कि पश्चिम एशिया से जुड़े संघर्ष के बीच भारत का जो जहाज है वो आ जा सकेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पार होंगे भारतीय जहाज। विदेश मंत्री जयशंकर के फोन कॉल के बाद बात बनी। जयशंकर और आराक्षी के फोन कॉल में बनी बात, भारतीय जहाज आ जा सकेंगे। और करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर रुड़की से है, जहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दिव्यांगजनों के लेकर विशेष सहायता शिविर का आयोजन किया है। और इस शिविर में दर्जनों दिव्यांगों को बैटरी रिक्शा और कृत्रिम अंग वितरित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। चुड़ा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में आयोजित इस भव्य सहायता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ की मौजूदगी में 80 से अधिक दिव्यांगजनों को बैटरी चालित रिक्शा और लगभग 50 दिव्यांगों को उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग वितरित किए गए। कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो आज डिस्ट्रीब्यूशन किया है मोटरसाइकिल का, ये लगातार चल रहा है कई वर्षों से। आपने देखा होगा लास्ट ईयर ये ब्लॉक में भी हुआ था। तो इससे मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे दिव्यांगजन भाइयों को इसका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। और आज भी हम लोगों ने पूरे हरिद्वार जिले की लगभग 80 जो बाइक्स मोटरसाइकिल है ये वो बांटी है हमने। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इसका लाभ भी हो रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं इससे। और आप देखना कई बार आप जब मार्केट में इधर उधर जाते होंगे तो ये लोग इसी से अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, स्वरोजगार से बढ़ा रहे हैं। ये लगातार हमारे जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का कोऑर्डिनेशन में CSR और साथ ही साथ एलिम को अपना द्वारा पीपी योजना के अंतर्गत मोटराइज या स्पोर्ट्स व्हीकल या व्हील चेयर का प्रावधान करते रहते हैं, ताकि हमारे फिजिकल डिसेबिलिटीज है उसको एक सशक्त करने के लिए मजबूत हो जाए। और ये इस बार 96 लोगों को चिन्हीकरण करके दिया गया है। और अगले बार भी हर साल कंपनी अलग अलग CSR के माध्यम से भी आज IOCL और अलिम्को का सहायता में ये कार्यक्रम किया गया। और मैं उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन इंडियन ऑयल का मुख्य महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रमुख नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस पानीपत से। तो ये किस तरह से चल रहा है? CSR के अंतर्गत इंडियन ऑयल समाज के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाओं में कार्य करती रहती है। उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमने एलिम्को संस्था के सहयोग से चिन्हित किया कुछ दिव्यांगजनों को जिनको की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। उनमें से 96 लोगों को चिन्हित किया गया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बेड़ा परिसर श्रीनगर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए बजट उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। डॉक्टर रावत ने कहा है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गढ़वाल विश्वविद्यालय को हर संभव वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने विश्वविद्यालय के बेड़ा परिसर के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही है।
के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर शासन समारोह में जैसे कि आपने देखा कि यहाँ धन सिंह जी आए, धामी जी नहीं आ पाए क्योंकि सत्र चालू था और सत्र में भी काफी टाइम लग रहा था और काफी लंबा सत्र जा रहा था, इसलिए उन्होंने श्री धन सिंह रावत जी को यहाँ पे भेजा और कई मांगों पे हमारे अमल करा श्री धन सिंह रावत जी ने। और अभी एक हमने गेस्ट और बुलाया था प्रियंका महर जी को और उनका कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हमारी मेन मुख्य मांग हमारी ये थी कि जैसे यहाँ पे हॉस्टल्स की कमी है तो 2 हॉस्टल देने की मांग पूरी करी है श्री धन सिंह रावत जी ने। हम सभी को मालूम है आज हमारा छात्र संघ समारोह था और जैसे कि आप सभी को विदित है हमारे बीच में हमारे सूबे के प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जी आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश जो विधानसभा सत्र में थे तो कुछ कारणवश वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो सूबे के माननीय कैबिनेट मंत्री हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने हमें उपहार के रूप में 2 बसें देने का वादा किया है। देखिए आज गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारियों का समारोह था, उसमें मुख्यमंत्री जी और हमको आना था। मुख्यमंत्री जी आज चूँकि सत्र में है इसलिए मैं भी और हमारे विधायक जी भी आ रखे हैं और मैं सभी छात्र संघ पदाधिकारियों को, अपने छात्र छात्राओं को, गढ़वाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को और सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है और हम 100 लड़कियों के लिए हॉस्टल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, 100 लड़कों के लिए हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, 2 बसें हम गढ़वाल विश्वविद्यालय को देंगे, एक स्वामी विवेकानंद जी का स्टेशन यहाँ पे लगाया जाएगा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का